हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विविमीय गति में या टू डायमेंशनल मोशन में प्रक्षेप गति से संबंधित सवाल। तो सवालों को हल करने से पहले एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं प्रक्षेप गति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों पर। पहला महत्वपूर्ण सूत्र है उड्डयन काल के लिए, ये होता है T = 2u sin θ/g, जहाँ पर u प्रक्षेप को फेंकने का प्रारंभिक वेग है, प्रक्षेपित करने का प्रारंभिक वेग है, थीटा क्षैतिज से बनाया गया प्रक्षेप का कोण है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। दूसरा है क्षैतिज परास के लिए सूत्र। क्षैतिज परास को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं और ये होता है u² sin 2θ/g। और तीसरा सूत्र होता है अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो अधिकतम ऊंचाई को हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं और h बराबर होता है u² sin² θ/2g। तो इन्हीं तीन सूत्रों का प्रयोग करके सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो पहले हम कुछ सरल प्रकार के सवालों को हल करेंगे और इनके परिणामों को हमको याद भी रखना है। पहला है किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई उसके क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई अर्थात h का मान उसके क्षैतिज परास मतलब r के बराबर है, तो प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब ये ज्ञात करना है कि किस कोण पर प्रक्षेप को प्रक्षेपित करने पर उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई उसके द्वारा उसके क्षैतिज परास के बराबर होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा कोण पर ऐसा होता है, तो थीटा कोण पर प्रक्षेपित करने पर h = r है। अब h का सूत्र है u² sin² θ/2g = हो जाएगा, r का सूत्र है u² sin 2θ/g। अब यहाँ पर u² से u² कट जाएगा, g से g कट जाएगा और यहाँ पर इस 2 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो sin² θ हो जाएगा 2 और उसके बाद sin 2θ का फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 sin θ और cos θ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये sin θ से ये sin θ कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचता है sin θ और इस cos θ को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो हर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos θ और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। तो ये हमको मिलता है sin θ cos θ होता है tan θ, तो tan θ 4। तो इसमें थीटा का मान हमको निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 4। तो ये हमको थीटा का मान मिल गया और यहाँ पर देख सकते हैं ABCD में से ये ऑप्शन C जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नियत प्रारंभिक वेग u से किस प्रक्षेपण कोण पर प्रक्षेप को प्रक्षेपित करने पर उसका क्षैतिज परास अधिकतम होगा। तो यहाँ पर क्षैतिज परास के लिए सूत्र है r = u² sin 2θ/g। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक वेग को आपको नियत रखना है और थीटा के मान को बदल बदल कर देखना है कि किस मान के लिए प्रक्षेप का जो क्षैतिज परास है वो अधिकतम होता है। तो प्रक्षेप का क्षैतिज परास अधिकतम होगा यदि u कांस्टेंट है और g तो कांस्टेंट है ही, तो ये सिर्फ sin 2θ के मान पर निर्भर करेगा और sin 2θ को जो अधिकतम होता है साइन के टेबल में वो 1 के बराबर होता है। तो जिस समय sin 2θ का मान 1 होगा तब r का मान मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अधिकतम होने के लिए शर्त हो गया कि sin 2θ का मान 1 के बराबर होना चाहिए। अब sin 2θ का मान 1 कब होता है? जब कोण 90 अंश के बराबर हो। तो 2θ हो जाएगा sin 90 डिग्री पर हमको साइन का मान अधिकतम मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2θ हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा आ जाएगा 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री। तो यदि किसी प्रक्षेप को 45 डिग्री के कोण पर हम लोग फेंकते हैं तो उसका क्षैतिज परास सबसे ज़्यादा होता है, उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दिशा में दूरी सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन C जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक गेंद क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E से प्रक्षेपित की जाती है
तो प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो प्रक्षेप का पथ कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, 45 डिग्री पर, और उच्चतम बिंदु पर। तो उच्चतम बिंदु पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम वेग को 2 दिशा में वियोजित कर देते हैं। इस दिशा में जो घटक होता है, मान लीजिए, तो ये मान लीजिए u वेग से प्रारंभ प्रक्षेपित किया गया है, तो क्षैतिज दिशा में इसका घटक हो जाएगा u cos 45 डिग्री, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक हो जाएगा u sin 45 डिग्री। तो जब उच्चतम बिंदु पर कण पहुंचता है तो उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य हो जाता है, और उसमें सिर्फ क्षैतिज घटक बाकी रहता है जो कि u cos 45 के बराबर है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कण का द्रव्यमान है, तो 1/2 mu² हो जाएगा। कण के द्रव्यमान को हम लोग m ले लेते हैं, और जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो उसका जो ऊर्जा हो जाएगा 1/2 m, और u के जगह में हो जाएगा u cos 45 का स्क्वायर। तो u cos 45 का स्क्वायर। अब cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा u, और 1/√2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 1/2 m u² हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 mv² e के बराबर है, मतलब नई जो गतिज ऊर्जा होगी वो e/2 के बराबर होगी। e डैश इज इक्वल टू 1/2 mv² e के बराबर हो गया, और नीचे में ये 2 एक्स्ट्रा आया है तो e/2 हो जाएगी। तो जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा, यहाँ पर यदि इसकी गतिज ऊर्जा e है तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक वेग का शून्य हो जाता है नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्रमशः घटते हुए, और इस केवल उसमें क्षैतिज घटक बाकी रहता है, और वो u cos 45 के बराबर है। तो इस प्रकार से उच्चतम बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा यदि यहाँ पर e है तो यहाँ पर जस्ट उसकी आधी रह जाएगी, मतलब e/2 रह जाएगी। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।